हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें आप लोग की सीरीज आएगी अलग अलग सब्जेक्ट जो आपने या टॉपिक कह लीजिए जो पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, उससे रिलेटेड रहेगी, जिसमें कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। आज की वीडियो से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से कर रहे हैं कि जो चीजें कॉस्ट में आपसे पूछी जा सकती हैं, कॉस्ट है या फिर कॉस्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस है, इससे रिलेटेड रहेगा ये, जिसमें कि हम सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। 5-6 वीडियोस रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग जो उसके अकॉर्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर मैं पूरा आपको थ्योरी टाइप में नहीं पढ़ा रही हूँ, जो क्वेश्चन आपके जिस तरह से बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपकी क्वेश्चन तैयार हो सके। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज डैश। लागत लेखांकन का मूल उद्देश्य क्या होगा, क्यों किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। टैक्स कंप्लायंस के लिए, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, कॉस्ट असरटेनमेंट के लिए या फिर प्रॉफिट एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है। जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, जो हम वित्तीय लेखे रखते हैं, तो उसका जो हमारा एम होता है मेनली, तो रिकॉर्ड रखना होता है कि किस तरह से हमने किया है, साथ ही में ये पता चल सके कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, या फाइनल अकाउंट जब बनाते तो अपना प्रॉफिट जान सकें कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारी कंडीशंस क्या है। और दूसरी बात ये भी होती है कि कुछ तरह के हमारे बिजनेस है जहाँ पर रखना कंपलसरी भी है, तो इसलिए हमको बनाना ही पड़ता है, कंपलसरी होने की वजह से अपने सारे रिकॉर्ड्स को रखना ही पड़ता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो कंपलसरी नहीं होती है, सिर्फ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं उनमें कंपलसरी होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है, कोई कंपनी कुछ बना रही है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है बड़े लेवल पर, तो वहां पर जो होता है उसको अपने कॉस्ट अकाउंटिंग रखना भी कंपलसरी होता है। लेकिन हर किसी को रखना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इस तरह की कंपनीज का इनको बनाने का, तो वो हो जाता है कि जिससे कि लागतों का सही ढंग से निर्धारण किया जा सके, लागत से निर्धारण हो सके, हम ये जान सके कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आई है, तो उस पर ये डिसाइड कर सके कि हमें कितना प्रॉफिट करना और हम अपने सेल तक पहुंच सके, या हम डिसाइड कर सके कि कितना सेलिंग प्राइस हमको रखना है। इसलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं और साथ में जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए होते हैं, एक मानक बनाए होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन करके हम कंट्रोल भी कर पाते हैं, नियंत्रण भी कर पाते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा वेस्टेज ना हो, सही ढंग से काम हो सके, अगर वेस्टेज कहीं पर हो रहा है तो प्रोसेस को रोका जाए। ये सारी चीजें भी हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चल जाती हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लागतों का निर्धारण करना, कॉस्ट असरटेनमेंट करना। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रॉफिट एनालिसिस होता है वो तो हम किसमें कर लेते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हम जो कॉस्ट मेनली प्रॉफिट जो है जाने का काम आपका फाइनेंशियल में रह जाएगा और लागत जाने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विद डैश। प्रत्यक्ष लागत की पहचान डैश से की जा सकती है, प्रत्येक विभाग से, आउटपुट की प्रत्येक इकाई से, प्रत्येक माह, प्रत्येक कार्यकारी से, यानी कि ईच डिपार्टमेंट, ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, ईच मंथ, ईच एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो डायरेक्ट कास्ट होती है, प्रत्यक्ष लागत होती है, जैसे किसी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसको बनाने में जो हमारी सीधे सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं वो सारी चीजें, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है, मूल लागत कहलाती है। इस प्राइम कॉस्ट में आपकी 3 चीजें मेनली शामिल होती हैं। ये भी पूछ सकता है आगे क्वेश्चन में इंक्लूड भी किया होगा मैंने कि प्राइम कॉस्ट जो होती है या फिर जो प्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, जो सामग्री जिसे कहा जाता है वो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाता है डायरेक्ट, सबके आगे डायरेक्ट शब्द जरूर लगा रहेगा, और एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट होते हैं वो आ जाते हैं। ये 3 चीजें शामिल हो जाती हैं। डायरेक्ट वर्ड जरूर लगा रहेगा, अगर इनडायरेक्ट लगा हुआ है तो वो आपको कौन सा हो जाएगा, अगर इनडायरेक्ट लगा होगा तो वो आपको ओवरहेड हो जाता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं होता। ये 3 चीजें हो जाती हैं जो कि शामिल होती हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि प्रत्यक्ष लागत की पहचान हम किससे करते हैं, तो ये आपका पर यूनिट के अकॉर्डिंग होती है, जितनी भी आपने यूनिट्स बनाई होती हैं उतनी ही आपकी क्या होगी, लागत भी आएगी। तो एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट की प्रत्येक इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ डैश। अभी मैंने यही बात आपको समझाई,
ओवरहेड लागत जो है किसका योग होती है, तो जितनी भी आपकी जो डायरेक्ट होती है वो सब किसका योग होती है, वो आपकी डायरेक्ट वाले में जो तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। बाकी जितना भी कुछ आप लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो सब आपकी इनडायरेक्ट हो जाती है और वो ओवरहेड कहलाता है, ऊपरी व्यय कहलाता है। ये बहुत तरह के होते हैं। प्रीवियस वीडियोस मैंने जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया वो आपको बताया भी है। फैक्ट्री ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस ओवरहेड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई तरह के रहते हैं। तो यहाँ पर किसका टोटल होते हैं, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट का, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट का, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों का, या फिर ऑल स्पेसिफिक कॉस्ट का। तो किसका होगा, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट का, सभी अप्रत्यक्ष लागतों का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अ डैश। आरोपित लागत एक किस तरह की लागत होती है, नोशनल कॉस्ट होती है, रियल कॉस्ट होती है, नॉर्मल होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इम्प्यूटेड लागत की अगर बात पूछी जाए तो एक वर्ड जो होता है कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो होती है, स्थिर लागत जो होती है, उसको हम और किस नाम से जानते हैं, उसे हम पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं, पीरियोडिक कॉस्ट भी कहलाती है, आवधिक लागत जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये भी कहलाती है। तो इसको कई नामों से हम अलग अलग तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इम्प्यूटेड कॉस्ट को क्या कहते हैं, उसे नोशनल कॉस्ट कहा जाता है, काल्पनिक लागत भी कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर डैश। परिचालन लागत डैश के लिए उपयुक्त है। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग के बहुत से मेथड्स होते हैं, जो लागतें निर्धारित की जाती हैं, तो अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो आपका यूनिट कॉस्टिंग हो जाता है, इकाई लागत जिसे कहा जाता है, यूनिट कॉस्टिंग है। अब ये कहाँ पर होगा, जब बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत लार्ज स्केल पर हम एक ही जैसी इकाइयां बना रहे, एक ही जैसे यूनिट्स बना रहे होते हैं किसी चीज की, तो वहां पर इसका हम यूज करते हैं यूनिट कॉस्टिंग का। दूसरा हो जाता है जैसे कि आपका प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, प्रक्रिया लागत जिसे कहा जाता है, यानी कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कई प्रक्रियाओं से, कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, जैसे कि शुगर जो बनाई जाती है, चीनी जो बनाई जाती है, या फिर कई प्रोसेस से होकर के गुजरती है। सबसे पहले किससे बनती है, शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती है। तो उसका वहाँ पर उसका जो जूस निकाला जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है, उस फिल्टर करने के बाद उससे फिर बनाई जाती है। तो या फिर ऑयल रिफाइनिंग वाला जो होता है वो भी इसमें ही आ जाएगा। तो ऑयल की रिफाइनिंग होती है, वो भी कई प्रोसेस से होकर गुजरती है, तो वो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में आ गया। इसी तरह से आपकी और जो हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वाली भी आती है। ये वो चीजें मैं लिख रही हूँ जो ज्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में आपके। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये ठेका लागत हो जाती है। ठेका लागत में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमको उसी जगह पर जाकर पूरा करना होता है। जैसे कि सड़क निर्माण का काम है, सड़क कहीं पर बनाई जा रही है, तो सड़क आप घर पे तो नहीं बना सकते हैं ना, जिस जगह पर रोड बननी होगी उसी जगह पर ही जाकर के बनाया जाएगा उसको। तो ये हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके अलावा और कौन सी कॉस्टिंग हो जाती है, अगर आपसे कहे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आया है, परिचालन लागत जो होती है, तो जहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे होते हैं, जहाँ पर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल हो जाता है, हॉस्पिटल में आप सर्विस दे रहे होते हैं, या जितनी भी यातायात से रिलेटेड होती है ट्रांसपोर्ट की, वहां पर भी इसका ही, ट्रांसपोर्ट वाले में भी इसका ही यूज किया जाता है। अब और साथ में एक मशीन ऑपरेट भी होता है, तो वहां पर जो मशीन से कुछ हम बना रहे होते हैं तो उसके लिए वहां पर उसका यूज होता है। और भी कॉस्टिंग के मेथड्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो जाती है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो जब कोई स्पेशली ऑर्डर दिया जा रहा होता है किसी चीज को बनाने के लिए, और वो चीज जो होती है सिर्फ उसी के लिए ही उपयोगी होती, किसी अदर के लिए नहीं होती। जैसे कि किसी की शादी के वेडिंग कार्ड जो होता है वो बनाने के लिए, अब एक का कार्ड दूसरे के लिए तो यूज नहीं किया जा सकता ना, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर दिया जा रहा है और बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी उस पर नहीं दिया जाता, लार्ज स्केल पर, छोटे स्केल पर दिया जा रहा होता है, तो वहाँ पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो जाती है। यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूछा था, अभी तो मैंने आपको बता ही दिया कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, सर्विस इंडस्ट्री जो होगी, सेवा उद्योग जो होता है उसमें यूज किया जाता है। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। कौन सी सेवाएं, जैसे हॉस्पिटल है या ट्रांसपोर्ट है, इसी तरह की और भी बहुत सी सर्विसेज होती है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। एक आंसर है ऑप्शन डी, बाकी आपको मैंने समझा ही दिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, प्रक्रिया लागत निर्धारण डैश के लिए उपयुक्त है। अभी वही चीज हमने समझ ही ली, किसके लिए यूज होती है, हॉस्पिटल के लिए, ऑयल रिफाइनिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ब्रिक लेइंग फर्म्स के लिए। तो किसके लिए होगा, सिंपल सी बात है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, कई प्रोसेस में होकर के प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कौन सा, ऑयल रिफाइनिंग वाला हो जाएगा, जो ऑयल बनाया जाता है वो हो जाएगा यहाँ पर। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। हॉस्पिटल के लिए हो जाएगा कौन सी, ऑपरेटिंग
ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो जाएगी। ईंट बिछाने वाली फर्म है, तो अब ईंट बिछाने वाली फर्म के लिए कौन सी होगी, आप लोग मुझे खुद सोच के बताइएगा कि इसमें कौन सी कॉस्टिंग का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन डैश। लागत वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया जा सकता है, 2 वेज में, 3 वेज में, 4 वेज में, सेवरल वेज में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेनली क्या है कि हम किसी एक तरह से कॉस्ट को नहीं डिफाइन करते हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं कॉस्ट को डिफाइन करने के। हम एक तो जो कॉस्ट की अगर हम बात करें, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कर देते हैं कि कुछ प्रत्यक्ष लागतें होती हैं, कुछ हमारी अप्रत्यक्ष लागतें होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो जाएगा। और एक तरह से कैसे किया जाता है, आपका वेरिएबल और फिक्स्ड में हो जाता है कि प्रत्यक्षशील लागतें हो गई और हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। इसी में एक आपका सेमी वेरिएबल भी जोड़ लिया जाता है कभी कभी। तो कुछ ऐसी होती है कि कुछ फिक्स होगा उसका कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। इस तरह से भी किया जा सकता है। और भी बहुत से इसके मेथड्स होते हैं अलग अलग तरह से इसको बांटने के। तो यहाँ पर आंसर आपका सेवरल वेज हो जाएगा कि कई तरीके होते हैं इसको कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिंग रिफर्स टू द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ डैश। लागत निर्धारण डैश की तकनीकों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, पोर्शन ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है, जो लागत हम निर्धारित कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह की जो प्रोसेस हो रही है ये वाली, तो टेक्निक्स और जो प्रोसेस हैं किस चीज के लिए उसका यूज किया जाता है, लागतों को बांटने के लिए, उनका पता लगाना या फिर उनका आवंटन करना, बंटवारा करना, वितरण करना, यानी कि जो मेथड्स का यूज कर रहे होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि सब कुछ एक साथ तो नहीं होता ना। कॉस्ट शीट आप बनाते होंगे, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कॉस्ट शीट। तो उस कॉस्ट शीट में क्या होता है, हम प्राइम कॉस्ट लिखते हैं सबसे पहले। प्राइम कॉस्ट में अलग अलग डिफाइन करते हैं बहुत सी चीजों को, फिर उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग से जोड़ते हैं। उसके बाद हमारी जो ऑफिस ओवरहेड है वो हम अलग से जोड़ते हैं। यहाँ पर वर्क कॉस्ट आ गई हमारी, यहाँ पर क्या निकल के आता है, ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो जिस विभाग से यूनिट से रिलेटेड है या जहाँ पर जो डिपार्टमेंट में काम हो रहा है उसका उस चार्जेस को हम डाल रहे होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसे एलोकेशन ऑफ कॉस्ट कहते हैं, लागत का आवंटन करना। अलग अलग लागतों को आवंटित किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट पर या विभागों पर, या एक साथ बहुत सी इकाइयां बन रही हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बहुत से प्रोडक्ट बन रहे हैं ABC, ये आपके तीनों प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं, तो जिसमें जो लागतें आ रही हैं उसमें अलग अलग उसको बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं, अविभाजन करना होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, एक मशीनरी है वो तीनों के लिए यूज हो रही है, तो वहां पर हमें ये देखना होता है कि इसको किस तरह से डिफाइन करें। तो वहां पर मशीन के रेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि जितने घंटे जो प्रोडक्ट के लिए यूज हुई है उसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ डैश। लागत लेखांकन डैश के कारण विकसित किया गया था। लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग। कि जो लागत लेखांकन है वो किस लिए हमारा डेवलप किया गया था। वित्तीय लेखांकन में सीमाएं होती है, प्रबंध लेखांकन में सीमाएं होती हैं, मानव संसाधन लेखांकन में सीमाएं, दोहरी प्रवेश लेखांकन की सीमाएं। तो यहाँ पे इसको जो डेवलप किया गया था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन की वजह से किया गया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी हमने दिखाते हैं तो बहुत से ऐसी चीजें जो वहाँ पर दिखाना छुप जाती है, रह जाती है, नहीं जो है उसमें दिखाई जाती हैं। इसीलिए लास्ट में एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉफिट दोनों को लेकर के ये देखते हैं कि कहाँ पर क्या ओवर वैल्यूएशन है, क्या अंडर वैल्यूएशन है, और उसके बेसिक में उसको ऐड या लेस करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलप हुई थी वो लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह से हुई थी। जैसे डिप्रिसिएशन है, कुछ चीजों का डिप्रिसिएशन जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज होता है, कॉस्ट में चार्ज नहीं किया जाता। इसी तरह बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो फाइनेंशियल में दिखाए जाते हैं, कॉस्ट में नहीं दिखाए जाते। इसी तरह इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाया जाएगा, कॉस्ट में नहीं दिखाया जाता। तो यही रीजन है जिस वजह से आपका ये कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया था, जिससे कि सही तरीके से कॉस्ट को हम पता कर सकें। बहुत से ऐसी चीजें जो डायरेक्ट उससे रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जुड़ी हुई हैं, तो हम कॉस्ट सही से नहीं निकाल पा रहे, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया गया था या कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग 2 or more कॉस्टिंग मेथड्स फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट बाई। बहु लागत निर्धारण लागत का पता लगाने के लिए 2 या अधिक लागत निर्धारण विधियों का उपयोग करने की एक तकनीकी है। सेम फर्म में, सेवरल फर्म्स में, सेम इंडस्ट्री में, सेवरल इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर
कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फर्म जो होती है वो मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स का यूज करती है। डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से ये जो कॉस्टिंग होती है वो आपकी किसके लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए ही होती है उपयोगी। क्योंकि मैनेजमेंट इसके बेसिस पे क्या होता है, अपने डिसीजंस को लेता है। ये बाहरी जो व्यक्ति होते हैं या फिर एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं होती, ये मैनेजमेंट के यूज के लिए होती है, जिससे कि वो सही से डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग में उनके लिए हेल्पफुल होती है। इसलिए ये आपका सेफ फॉर्म में कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स का भी यूज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, wages paid to labor who was engaged in production activities can be termed as। उत्पादन गतिविधियों में लगे श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी को क्या कहा जा सकता है? प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, डूबी हुई लागत, आरोपित लागत। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एंगेज्ड है कोई लेबर, उसको अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं तो उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं? तो दो वर्ड होते हैं, एक वेजेस होता है, बहुत से बच्चों को उसमें डिफरेंस पता होगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। सैलरी, जो वेजेस होती है आपकी, और सैलरी जो होती है, सैलरी जो होती है वो मंथली होती है। आपने जो देखी होगी, आपका जब मंथ का एंड होता है तो मंथली दी जाती है, और ये वर्क के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसा जितना वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग, तो पर आवर के अकॉर्डिंग भी दी जा सकती है, पर पीस के अकॉर्डिंग भी दी जा सकती है ये जो वेजेस होती है, या इसको डेली बेसिस पर भी दिया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो वेजेस होती है वो डायरेक्टली जुड़ी होती है हमारे प्रोडक्ट को बनाने से। तो जब भी आपने वेजेस लिखा होगा तो उसमें जाएगा, उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट में लेकर जाएंगे। अगर सैलरी लिखा है तो सैलरी जो होती है वो ऑफिस स्टाफ की भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी हो सकती है, तो ये आपकी इनडायरेक्ट में जाती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन। इसी तरह आपका अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बात करें तो वेजेस जो होती हैं वो किसमें दिखाते हैं, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सैलरी किसमें दिखाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें दिखाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट विच इज टू बी incurred even when a business unit is closed is a। वह लागत जो किसी व्यवसायिक इकाई के बंद होने पर भी वहन की जाती है वो है इम्प्यूटेड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट या फिर शट डाउन कॉस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बिजनेस यूनिट है, उसको क्लोज किया जा रहा है, बंद है, उसके बाद भी अगर कोई लागतें आ रही, कोई कॉस्ट आ रही है, तो लागत क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं शट डाउन कॉस्ट, यानी कि बंद करने की लागत। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज यूजफुल। लागत का वर्गीकरण उपयोगी होता है टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड नेट प्रॉफिट, आइडेंटिफाई कॉस्ट, आइडेंटिफाई इफिशियंसी। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस लिए यूजफुल होता है, उसका वर्गीकरण करना क्यों उपयुक्त होता है? तो लागतों की पहचान करने के लिए, टू आइडेंटिफाई कॉस्ट, ये जानकारी करना कि कौन सी कॉस्ट जो है किससे रिलेटेड है। ओके, आगे जाके जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो वहां पर काफी यूजफुल हो जाता है ये जानना कि कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी फिक्स्ड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, यानी कि लागत के तत्व होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। तो कॉस्ट के 3 टाइप मैंने आपको बताया, कौन कौन से टाइप थे? डायरेक्ट लेबर था, डायरेक्ट मटेरियल था और डायरेक्ट एक्सपेंस था। तो कितने हो जाएंगे? 3 टाइप्स होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लागतों को बांटने की बात करी जाएगी तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो मेन 3 ही एलिमेंट होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और किस नाम से जाना जाता है? ये इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं आपके कॉस्ट के, जिसमें जिससे कि कॉस्ट को बेसिकली आप जान पाए कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इससे जो आगे वीडियोस आएंगी इसका काफी इसका एडवांस लेवल रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सारे इसमें शामिल किए जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड, प्रत्यक्ष व्यय को डैश व्यय भी कहा जाता है, मेजर एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रभाद्य व्यय, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज। उत्पादन में उपयोग की जाने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री अगर है तो उसको हम किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं? ऑफिस ओवरहेड में जाएगी, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन में। इस सारे क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपसे। ये कोई भी चीज दे देगा और ये पूछेगा कि इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कौन सी चीज किस हेड में जाती है। उसके लिए आपको अच्छे से कॉस्ट शीट याद होनी चाहिए। एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो मैं लेकर के आऊंगी जिसमें आपको कॉस्ट शीट बता दूंगी और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं
वहाँ पर क्या दिखाया जाता है उसका फॉर्मेट रहेगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। या आपके पास बुक्स होंगी ग्रेजुएशन की अगर, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, कॉस्ट मिल जाएगी आपको। इनडायरेक्ट मटेरियल जो होगा यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड, उसे हम किसमें डालते हैं, तो उसे हम दिखाते हैं जो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, उत्पादन यानी कि ये फैक्ट्री ओवरहेड होता है, उसी में ही मेनली इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है उसको दिखाया जाता है। उसको प्रोडक्शन के नाम से भी लिखा हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी लिखा हो सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या फिर एक और नाम है वर्क ओवरहेड भी लिखा हो सकता है, तीनों नाम से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ डैश, गोदाम का किराया जो है वो किसका हिस्सा है, प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री का, डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन का। अब एक चीज ध्यान में दीजिए कि अगर आपको कोई कॉस्ट दे रखी नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करेंगे, वेयर हाउस है तो वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट आप रखते हैं, जब वो बन करके तैयार हो जाएगा और आप उसको अब वो बाहर जाने के लिए तैयार है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है, तभी तो वेयर हाउस लेकर के आप जा रहे हैं। तो वेयर हाउस जो होता है इसका पार्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, किसका होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का होगा। इसी तरह कोई भी चीज अगर दे रखी होगी, अगर आपका डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट दे रखा है तो प्लांट कहाँ पर लगेगा, फैक्ट्री में लगेगा, किसमें जाएगा, सीधे सीधे फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। थोड़ा सा इस तरह से भी ध्यान लगाया करिए। पैकेजिंग अगर दे रखी है, पैकेजिंग कॉस्ट पूछ ले कि कहाँ जाती है, तो पैकिंग कहाँ पर करेंगे, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेकर जाएंगे तो सीधे सीधे हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड में चला जाएगा। ऑफिस की सैलरी है, सैलरी किसमें होगी, जहाँ ऑफिस ओवरहेड होंगे, जहाँ पर ऑफिस होगा हमारा, सीधे सीधे ऑफिस ओवरहेड में चली जाएगी। तो थोड़ा सा इस तरह से प्रैक्टिकल होकर दिमाग लगाइए, तो कोई चीज है बन रही है या क्या उसके साथ बन चुकी है, अब तो हमको कहाँ पर दिखाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, तो इस वजह से आपको क्लियर हो जाती है चीजें। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलोंग विद, अप्रत्यक्ष सामग्री स्क्रैप जो है उसको किसके साथ हम समायोजित करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रैप वैल्यू जो होती है कहाँ से लेस की जाती है, प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री में, लेबर में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो इसको जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है उससे घटाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड से नहीं घटाते, ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री कॉस्ट से घटाते हैं। ऊपर में लिखा होगा तो आपको वो आंसर नहीं होगा, आपका होगा जो फैक्ट्री लागत होती है, फैक्ट्री कॉस्ट होती है, कार्य की लागत लिखा हो सकता है, उससे घटाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, लागत पत्रक तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता, फैक्ट्री कॉस्ट पर, गुडविल रिटर्न ऑफ, सेलिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। जब हम जो हमारी कॉस्ट शीट होती है उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहां पर हम इसमें से किसको ध्यान नहीं देते हैं या किसको शामिल नहीं किया जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट भी जाएगी, सेलिंग भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है, क्या नहीं होता, गुडविल रिटर्न ऑफ। अब यही बात मैंने आपको बताई थी कि क्यों डिफरेंस आ जाता है हमारा, जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। अब जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ है, आप किसमें दिखाएंगे, वहां पर हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो वहां पर इफेक्ट पड़ता है जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए हमने, लेकिन कॉस्ट शीट में इसको हम कहीं पर भी नहीं शो करेंगे, नहीं दिखाते हैं। तो यही सारे डिफरेंसेस होते हैं जिस वजह से हमें कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत होती है, जिससे कि हम ये जान सकें सिर्फ कॉस्ट कितनी आ रही है किसी चीज को बनाने की, या फिर कोई अगर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं हम तो उस सर्विस की। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ डिफेक्टिव इज रिड्यूस्ड फ्रॉम डैश, दोषपूर्ण वस्तुओं की बिक्री डैश से कम की जाती है, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। तो अगर आपने जो भी चीज बनाई है अब वो डिफेक्टिव निकली है, वो सही तरह से नहीं निकली, वो डिफेक्टिव बन गया, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन होता है, चीजें बनती हैं, अगर आपने कभी किसी फैक्ट्री के बारे में जाना हो, देखा होगा, तो बहुत से ऐसे उसमें से होता है कि सारी प्रोडक्ट जो बना है सारी यूनिट सही नहीं बनती, कुछ यूनिट क्या होती है खराब हो जाती है। तो जो खराब हो गई, डिफेक्टिव हो गई, तो उनको क्या किया जाता है, कम मूल्य पर या कम वैल्यू पर उसको सेल कर दिया जाता है। तो उससे को अगर हम सेल कर रहे हैं बीच में ही, तो वहां पर उसको कहाँ पर से हम लेस करेंगे, क्योंकि टोटल यूनिट्स में तो कमी आएगी, कॉस्ट में भी कमी हो जाएगी वहां पर से, क्योंकि जो सेल हो गया उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर से हम किससे कम करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वहां पर से कम करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडर इज एन, निविदा एक, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट है, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस है, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, अकाउंटेंट का हो, नेट तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेंडर प्राइस जो निकाला जाता है, यूनिट कॉस्टिंग जो होता है उसी का सेकंड पार्ट है, अगर आप लोग को याद हो तो कॉस्ट शीट में उसी का सेकंड पार्ट में टेंडर प्राइस निकाला जाता है।
तो ये इसका मेन क्या होता है, क्या चीज का एस्टिमेशन किया जा रहा होता है। तो इसमें एस्टिमेशन जो होता है, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस होता है, बिक्री मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसके साथ प्रॉफिट भी ऐड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज डैश। बिक्री और लाभ की लागत डैश है, क्या है? सेलिंग प्राइस है, वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है। कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है उसमें अगर हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो हमारे निकल के सेलिंग प्राइस आ जाता है। बिक्री की लागत में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो निकल के हमारा सेलिंग प्राइस आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड, मूल लागत में क्या शामिल होता है? अभी मैंने आपको कई बार इसका आंसर बताया है, प्राइम कॉस्ट के बारे में भी अच्छे से समझाया है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि प्राइम कॉस्ट में क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उसमें से आंसर मुझे करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म्ड एज, सभी प्रत्यक्ष लागतों का योग डैश कहलाता है। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सभी प्रत्यक्ष लागतें होती हैं उनका योग क्या कहलाता है? उनका जो टोटल होता है वो हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाता है। ये वीडियो में काफी बेसिक से भी कुछ क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से लेकर क्लियर करना था। जो नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी उसमें हम जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि आपका रीऑर्डर लेवल है, ऑर्डरिंग लेवल है, वो पूछा जाता है, मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसके इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ डैश। स्ट्रेंथ और मशीनरी का मूल ह्रास डैश का एक हिस्सा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अभी मैंने आपको बताया था ही कि प्लांट कहाँ पर होता है, फैक्ट्री में होगा, किसका हिस्सा हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड का हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक सारा आपका क्लियर हो गया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या क्या चीजें शामिल की जाती है, कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं और कितने मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो आपका उससे रिलेटेड जो भी मैंने बताया आपको, ईओक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बनेंगे इससे, ये आपके सब न्यूमेरिकल बनेंगे, मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, ये सब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे इससे। ये आपका नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो वीडियो जरूर से देखिएगा, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर से कर लेना है और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।